आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है इसमें हम स्टडी करेंगे। देखो फर्स्ट यूनिट जो हमारी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें हमने स्टडी किया था चार्ज एट रेस्ट। बट अब चार्ज जब मूव कर जाएगा तो करंट कंस्टिट्यूट करेगा और हम इसको अब यहाँ पे पढ़ेंगे चार्ज इन मोशन। तो चार्ज इन मोशन यानी कि करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हम दोनों का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। करंट और इलेक्ट्रिसिटी जो होती क्या है और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे करंट क्या होता है। करंट, इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे हम। इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ पढ़ेंगे हम यहाँ पे, आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ के बाद हम यहाँ पे रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट हम यहाँ पे करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी पढ़ेंगे हम यहाँ पे, करंट डेंसिटी, वेरिएशन ऑफ रजिस्टिविटी, with temperature for different material, और साथ में एक और टॉपिक जो इस चैप्टर में आएगा हमारा, वो हम पढ़ेंगे कार्बन रजिस्टर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे इस चैप्टर से है जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम करंट की बात करते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो डेफिनेशन वही है जो आप पहले स्टडी कर चुके हो। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन तो टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, through the cross section of a conductor is known as electric current। देखो हम ज़्यादातर यहाँ पे सॉलिड्स की ही बात करेंगे। सॉलिड में करंट का फ्लो कैसे होता है। जनरली सॉलिड्स जो मटेरियल होते हैं, सॉलिड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से करंट होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड होता है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मूव नहीं कर सकता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। कंडक्टर्स की बात करें अगर, कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि कंडक्टर के अंदर मूव कर सकते हैं अगर हम उसके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं, या फिर टेम्परेचर की थर्मल मोशन भी उनका होता है। थर्मल मोशन की वजह से लेकिन कोई करंट यहाँ पे नहीं आता है। लेकिन जब हम कोई बैटरी या कोई सोर्स इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, इसकी वजह से करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। अगर हम ये सपोज करें डेल्टा टी टाइम में किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से डी क्यू चार्ज जो है वो पास होता है, फ्लो करता है, तो यहाँ पे अगर हम ये कंसीडर करें डेल्टा टी जो टाइम है दैट इज़ वेरी स्मॉल टाइम, यानी कि टाइम का लिमिटिंग केस हम यहाँ कंसीडर करते हैं, तो करंट जो आएगा इलेक्ट्रिक करंट, देन दिस इज इक्वल टू लिमिट, ये मैं डेल्टा लगा देता हूँ, लिमिटिंग केस है विद डेल्टा टी जो टाइम है दैट अप्रोचेज टू जीरो, देन डी क्यू अपॉन डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अगर हम इसको राइट करें तो करंट आएगा हमारे पास, या इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं डी क्यू अपॉन डी टी, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक वर्ड क्यों जुड़ा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से ये करंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो कोई भी कंडक्टर अगर हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, मान लो ये कोई कंडक्टर हमारे पास है और ये इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया हो गया ए एल, हम इसकी लेंथ कंसीडर करते हैं। तो थर्मल मोशन जब भी होगा इलेक्ट्रॉन्स का, मान लो हम कोई सोर्स इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे कनेक्ट नहीं करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन मान लो जब मूव करेगा तो ये आयंस के साथ इसका कोलिजन होगा,
अब कोलिजन के बाद इसकी स्पीड तो सेम रहेगी, बट इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन कोलाइड करने के बाद इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? चेंज। तो मीनिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली मूव करेगा, या हम अगर ये बोलें कि एवरेज जो वेलोसिटी आएगी, जो इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है थर्मल मोशन की वजह से एक फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेंगे, उतने ही बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करेंगे, क्योंकि थर्मल मोशन है यहाँ पे। तो इसलिए जो टोटल जो वेलोसिटी आएगी, एवरेज वेलोसिटी कौन सी एवरेज वेलोसिटी? थर्मल वेलोसिटी। थर्मल मीनिंग टेम्परेचर की वजह से। एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो आएगी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की किसी कंडक्टर के अंदर, मैं यहाँ पे अगर इसको लिखता हूँ U एवरेज थर्मल वेलोसिटी, ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी आएगी? 0 आएगी। अब जब इलेक्ट्रॉन की एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 है, इसका मीनिंग उनका डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है इसका मीनिंग चार्ज मूव ही नहीं किया, हम ऐसा सपोज करते हैं। तो मीनिंग ओवरऑल जो इफ़ेक्ट है थर्मल का, टेम्परेचर का, वो उसकी वजह से कोई करंट किसी भी कंडक्टर के अंदर नहीं आता है, तो करंट क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी आ गई, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है, और एवरेज अगर उन इलेक्ट्रॉन्स, मान लो अगर हम n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स सपोज करें और ये अलग अलग वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, तो n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है, इनकी सबकी वेलोसिटी जब हम ऐड करेंगे और उसका मीन निकालेंगे, तो ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाती है? 0 आ जाती है। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, जब तक कोई हमने सोर्स नहीं कनेक्ट किया इलेक्ट्रिसिटी का, तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की 0 है, तो करंट भी कितना होगा? 0 होगा। और अगर हम कंडक्टर के अक्रॉस जो है एक सोर्स लगा दें इलेक्ट्रिसिटी का, मान लो एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ये हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव, एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे एंड पे उतना ही नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे। अब वो रैंडम डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, अब क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड E सेटअप हो गया है, और अगर इसकी लेंथ कंडक्टर की L है, क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का A है, तो E जो आएगा इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन से लिख सकते हैं V/L, या यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी V अगर हम निकाल ले, जो पोटेंशियल आएगा V, दिस इज इक्वल टू E/L। तो मीनिंग यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया है। और अगर हम चेक करें, फोर्स भी लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगा हुआ E/E। अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स किधर ड्रिफ्ट होगा? इधर। तो अब इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट हो गया है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है? एक्सिलरेट। अगर हम मास सपोज करें, इलेक्ट्रॉन का m मास है और a उसके अंदर एक्सिलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, तो m/a किसके इक्वल हो जाएगा? -e/e के इक्वल हो जाएगा। तो एक्सिलरेशन अगर हम यहाँ से निकाल लें, तो एक्सिलरेशन की जो वैल्यू आएगी -e/m, ये हमारा एक्सिलरेशन आ जाएगा, जिस एक्सिलरेशन के साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सिलरेट होगा किसकी तरफ? टुवार्ड द पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि पॉजिटिव एंड की तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सिलरेट होगा। अब इलेक्ट्रॉन मूव करता है इस डायरेक्शन में, बट यहाँ पे जो करंट आएगा, करंट की जो डायरेक्शन आएगी वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के क्या होगी? अपोजिट होगी। डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is opposite to the direction of इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन की बिल्कुल क्या आएगी? अपोजिट आएगी। अब ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। अगर हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करें इलेक्ट्रॉन्स की, इनिशियल वेलोसिटी उनकी थर्मल वेलोसिटी थी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, हम एवरेज की बात कर लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी की, प्लस में क्या आ जाएगा? V=U+AT। अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, अगर सोर्स लगाते एक्सेलरेटेड है और एवरेज थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की 0 है, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी का एवरेज आएगा वो एवरेज हमारे पास A/T के इक्वल आएगा। और यहाँ पे V एवरेज जो हम फाइंड आउट करेंगे, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन ए सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस द टू एंड ऑफ कंडक्टर,
तो वी एवरेज जो आएगा ए की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे हम -E डिवाइड बाई m, और साथ में यहाँ पे क्या है टाइम। टी जो होता है, टी को बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। जितना टाइम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लेंगे एल लेंथ को कवर करने में। तो मीनिंग ये हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। इस टी को हम टाउ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, टाउ जो आएगा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब का जो टाइम आएगा T1 T2 T3 एंड सो ऑन Tn डिवाइड बाई n, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इसको बोलते हैं। मीनिंग दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन टाइम लेगा उस टाइम को हम बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो इसको हम टाउ से लिख देते हैं, टी की जगह क्या लिख देते हैं हम टाउ, टी को थोड़ा सा मोड़ देते हैं, जैसे टॉर्क को लिखते हैं, टाउ बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो गया ये। तो मीनिंग हमारे पास जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आया है, ये जो वेलोसिटी आई है वी एवरेज वेलोसिटी, दिस इज E कैपिटल E डिवाइड बाई m इंटू टाउ आया है। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की आएगी, इस वेलोसिटी को बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको हम? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। मीनिंग क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन भी कर सकते हैं हम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द एवरेज वेलोसिटी with which electrons are drifted towards the positive end of a conductor, any source of electricity is connected across it। मीनिंग किसी कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम कोई इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स लगा देंगे तो वो एवरेज वेलोसिटी जिसके साथ इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट होंगे। ड्रिफ्ट मीनिंग फोर्सफुली हम उनको मूव करवा रहे हैं, तो फोर्सफुली मूव होंगे, तो उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला ये आ गया, इसको याद रखना है, कई जगह इसका हम यूज़ करेंगे आगे। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे करंट की डेफिनेशन हमने की थी, अब करंट की यूनिट करेंगे, यूनिट SI यूनिट ऑफ करंट। करंट की SI यूनिट हम यहाँ पे पढ़ते हैं एम्पियर, एम्पियर पढ़ते हैं हम करंट की यूनिट। तो एम्पियर 1 एम्पियर को हम डिफाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। तो 1 एम्पियर कितना करंट होता है? अब देखो अलग अलग डेफिनेशन है, मैग्नेटिज्म के अंदर हम एम्पियर की डेफिनेशन अलग करेंगे। अब यहाँ पे हम कंडक्टर्स के केस में अब यहाँ पे करंट की जो डेफिनेशन है वो चार्ज के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। तो 1 एम्पियर क्या आएगा? 1 कूलम डिवाइड बाई 1 सेकेंड। मीनिंग क्या है, अगर किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है, तब हम उसमें से करंट बोलेंगे कितना करंट पास होगा? 1 एम्पियर करंट पास होगा। इफ़ 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग, इफ़ 1 कूलम ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, in 1 second, then current is said to be flowing 1 एम्पियर। तब हम बोलते हैं करंट कितना एम्पियर है? 1 एम्पियर होगा। अब यहीं से हम ओम्स लॉ भी करेंगे साथ में,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। अब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पहले हम फॉर्मूला करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकाल लेते हैं। क्या रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो मीनिंग अगर हम कोई भी कंडक्टर कंसीडर करते हैं, ये हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन का एरिया A और लेंथ इसकी L, और हमने इसके क्रॉस एक V वोल्ट की बैटरी लगाई है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस लगाया V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की VD, हम इस एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करेंगे? VD से डिनोट करेंगे, VD। तो VD जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, एवरेज जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की है जिसके साथ वो ड्रिफ्ट होंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हो गया E इज इक्वल टू V डिवाइड बाई L, या पोटेंशियल डिफरेंस को हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं V इज इक्वल टू E इंटू L, इसको हम ये भी राइट कर सकते हैं यहाँ से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास है V ड्रिफ्ट, दिस इज इक्वल टू माइनस E डिवाइड बाई M इंटू टाउ। ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है जिसको हम यूज करेंगे। और करंट का जो फॉर्मूला होता है करंट, दिस इज इक्वल टू, अगर चार्ज टोटल चार्ज Q फ्लो कर रहा है और T टाइम में जो है T टाइम तक हम इसमें से करंट पास करवाते हैं, तो या हम ये भी सपोज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो है इसकी लेंथ को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कितना टाइम लेता है? T टाइम लेता है। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा कि कंडक्टर में से T टाइम में कितना चार्ज फ्लो करता है। तो चार्ज निकालने के लिए हमें नंबर, चार्ज क्या होता है? N इंटू E। N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और E जो है ये क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मीनिंग अगर टोटल चार्ज की बात करें, हमारे पास चार्ज का ये फॉर्मूला आता है N इंटू E। डायरेक्शन को छोड़ देते हैं, तो चार्ज जो है N इंटू E होता है अकॉर्डिंग टू, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम इसको अलग तरीके से निकालते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पे N जो है नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। नंबर डेंसिटी का मीनिंग क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम अगर हम फाइंड आउट करें, सिलेंड्रिकल कंडक्टर हमने कंसीडर किया है, एरिया क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ L है, तो वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू L, और यूनिट वॉल्यूम के अंदर है N इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? इन AL वॉल्यूम, AL वॉल्यूम के अंदर हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं, कितने होंगे? N इंटू AL। तो टोटल चार्ज कितना आएगा? टोटल चार्ज N इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ENAL आ जाएगा, यानी कि Q की जो वैल्यू आएगी ये आएगी हमारे पास। नेगेटिव साइन मैंने ड्रॉप किया हुआ अभी यहाँ पे, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही कंसीडर करता हूँ मैं चार्ज का। तो यहाँ से अगर हमें टाइम फाइंड आउट करना है, कितना टाइम लेगा कंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में, तो L इसकी लेंथ है, VD इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो एवरेज टाइम भी निकल जाएगा। तो ये जो टाइम आएगा ये हमारा L डिवाइड बाई कितना आ गया? VD आ गया। तो ये दोनों वैल्यू हमें इसके अंदर पुट कर देनी है रिलेशन में। तो I जो आएगा I, दिस इज इक्वल टू Q की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे NEAL, और डिवाइड बाई हमारा हो जाएगा L, टाइम की वैल्यू पुट करनी है, L डिवाइड बाई VD, L नीचे आ जाएगा और VD ऊपर चला जाएगा, और L से L कैंसिल, यानी कि I जो आएगा, करंट जो आएगा, दिस इज इक्वल टू NEA VD। VD जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है यहाँ पे। तो मीनिंग क्या है, हमारा करंट और जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है, ये रिलेशन हमारा आएगा। अब क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन होती है वो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उस डायरेक्शन की बिल्कुल क्या होगी? अपोजिट होगी। तो यहाँ से हमारा रिलेशन आ गया। इसी रिलेशन का आगे हम यूज करेंगे अब
करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन का यूज करेंगे। ओम्स लॉ हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, प्रूव करेंगे ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ आप पढ़ चुके हो पहले भी। ओम्स लॉ क्या होता है, 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो ओम्स लॉ। तो ये लॉ जो है किसने दिया था, ओम्स लॉ जो था वो जीएस ओम्स ने 1828 के अंदर दिया था। जीएस ओम ने कब दिया था, 1828 में ये लॉ दिया था। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम कोई भी कंडक्टर लेते हैं या कोई भी मटेरियल लेते हैं, कंडक्टर की बात कर लेते हैं या रजिस्टर की बात करते हैं बेसिकली, और उसके अक्रॉस हमने एक सोर्स लगाया इलेक्ट्रिसिटी का, V पोटेंशियल डिफरेंस, और I जो है अगर इसके क्रॉस सेक्शन में से करंट पास हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। या डायरेक्टली को हटा करके एक कांस्टेंट लगाते हैं R, जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। हम R को क्या बोलते हैं यहाँ पे, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बोलते हैं हम R को। तो ओम्स लॉ बेसिकली जो है जीएस ओम ने जो ये दिया था, तो उनके अकॉर्डिंग जो है अगर करंट I किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से फ्लो होता है, तो ये जो करंट आएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बेसिकली। तो हम इसको ऐसे ही राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, मीनिंग क्या, करंट फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, करंट फ्लोइंग through the cross section of a conductor is directly proportional to the potential difference applied. Potential difference between the two ends of a conductor. Of the conductor. फिजिकल कंडीशन जो है वो सेम रहनी चाहिए, कंडीशन भी है यहाँ पे, फिजिकल कंडीशन रिमेन्स द सेम, फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स द सेम। मीनिंग क्या, कंडीशन क्या है, अभी फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए उसकी। अगर फिजिकल कंडीशन सेम है तो I जो आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V आएगा। तो यहाँ से हमें ये फिजिकल कंडीशन कौन कौन सी है, हम डिपेंडेंस निकाल लेंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, और साथ में रेजिस्टिविटी के लिए भी फार्मूला डिराइव करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ के लिए ओमिक कंडक्टर के केस में जो ग्राफ बनता है, अब देखो वेरिएबल क्वांटिटी यहाँ पे V है, V के साथ क्या वेरी करता है, I वेरी करता है। और ये जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, लीनियर ग्राफ बनता है। अगर हम वोल्टेज को जो है वेरिएबल क्वांटिटी है यहाँ पे, और I जो है करंट यहाँ पे डिपेंडेंट क्वांटिटी है, V पे डिपेंड करती है, यानी कि I जो है वो V का फंक्शन है। V को अगर चेंज करेंगे I चेंज हो जाएगा। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो ये ग्राफ बनेगा, ये कैसा ग्राफ बनेगा, लीनियर ग्राफ बनता है, क्योंकि R की वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बट कांस्टेंट कब रहेगी, अगर फिजिकल कंडीशन जो है वो चेंज नहीं होती, यानी कि मटेरियल का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, तब हम ये अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हम करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भी ओम्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं, और इसकी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी हम फाइंड आउट करेंगे ओम्स लॉ की। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन देखें, अगर I इज इक्वल टू NEA VD जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये रिलेशन होता है हमारे पास। और VD का जो फॉर्मूला हमारे पास है, दिस इज इक्वल टू EE डिवाइड बाई M इंटू टाउ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है, तो ये आता है हमारे पास। और ये सारी वैल्यूज अगर हम पुट कर दें तो I की जो वैल्यू आएगी, I यहाँ पे क्योंकि चार्ज जो है
अब करंट तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्मॉल जो ये हमने यहाँ पे करंट कंसीडर किया हुआ, करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो बट करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट मूव करता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ से हमारा रिलेशन जो आएगा एन ई का स्केयर हो जाएगा, ए ई डिवाइड बाई एम इंटू टाउ, ये रिलेशन हो जाएगा यहाँ से। और ई को हम पुट कर सकते हैं वी डिवाइड बाई एल, वी जो है पोटेंशियल जो अप्लाई किया हुआ, वी डिवाइड बाई एल पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम पुट करें वैल्यूज़ एन ई स्केयर ए, नेगेटिव साइन भी है, हम इसका सिर्फ जो है मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो नेगेटिव साइन ड्रॉप हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एन ई स्केयर ए वी डिवाइड बाई एम एल इंटू टाउ। तो ये फॉर्मूला बन जाता है। और वी को हम इधर ले आते हैं तो आई डिवाइड बाई वी, दिस इज इक्वल टू एन ई स्केयर ए टाउ डिवाइड बाई एम एल। एम जो है मास है इलेक्ट्रॉन का और एल जो कंडक्टर की लेंथ है यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। ई जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो अब देखो आई डिवाइड बाई वी, या मैं इसका रिवर्स लिखता हूँ वी डिवाइड बाई आई। तो ये जो टर्म आएगी इसका भी रिवर्स हो जाएगा, एम एल ऊपर चला जाएगा, एन ई स्केयर ए इंटू टाउ डिवाइड में आ जाएगा। तो ये टर्म जो है ये कांस्टेंट होती है। अब कांस्टेंट कैसे, देखो मास इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है, कंडक्टर की लेंथ कांस्टेंट है, नंबर डेंसिटी फिक्स है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का फिक्स है, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स है, और अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो टाइम भी, रिलैक्सेशन टाइम जो है टाउ, ये भी क्या है कांस्टेंट है। तो पूरी क्वांटिटी क्या आ गई कांस्टेंट। तो हमने ये प्रूव कर दिया वी बाई आई का जो रेशियो आएगा कांस्टेंट आएगा। और कांस्टेंट आएगा तो हम इसको कांस्टेंट लिखेंगे यहाँ पे, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी जो है ये भी, इसको भी कांस्टेंट राइट कर सकते हैं हम, ये भी तो कांस्टेंट है। तो अगर यही इस रिलेशन से हम राइट करें आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो v बाई आई कांस्टेंट है, तो v इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू क्या आ जाएगा आई, या v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा आई आ जाएगा, जो कि ओम्स लॉ है। ये क्या है हमारे पास ओम्स लॉ। बट यहीं से हमने पता है v बाई आई को हमने पुट किया r, तो इसका मीनिंग यहाँ से r की वैल्यू आ गई रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा एम एल डिवाइड बाई एन ई स्केयर ए इंटू टाउ आ जाएगा। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया है। किसी भी मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है, देखो यहाँ किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, लेंथ पे डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दूसरा फैक्टर है, अब देखो मास तो कांस्टेंट क्वांटिटी है एक, नंबर डेंसिटी पे डिपेंड करेगी, ई भी कांस्टेंट है, एरिया के ऊपर डिपेंड करेगी, एरिया जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस जो आएगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। दो फैक्टर हो गई। तीसरा फैक्टर जो है आर जो आएगा दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। फोर्थ जो फैक्टर आएगा वो आएगा आर जो है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर डेंसिटी। क्योंकि नंबर डेंसिटी अगर हम टेम्परेचर को फिक्स नहीं लेते हैं यहाँ पे, मान लो टेम्परेचर मटेरियल का चेंज हो जाता है, तो टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो टाउ चेंज होगा। अब टाउ किस तरह से वेरी करेगा उसी तरह से जो है रेजिस्टेंस उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और एन है नीट, एन मीनिंग क्या, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी का मीनिंग क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी। तो ये जो नंबर डेंसिटी है ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है। तो मीनिंग हमारी रेजिस्टेंस जो चार फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, सॉरी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और एक यहाँ पे डिपेंड करेगी टाउ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी। और ये एन जो है नंबर डेंसिटी, ये नेचर से रिलेटेड है मटेरियल के, तो नेचर पे डिपेंड करेगी। क्योंकि अलग अलग मटेरियल के अंदर नंबर डेंसिटी जो है वो अलग अलग होती है, तो इसलिए किस पे डिपेंड करेगी, नेचर पे डिपेंड करेगी मटेरियल के। तो ये हमारे पास आ गया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। अब यहीं से हम नेक्स्ट टॉपिक अगर करें, देखो आर का हमने फॉर्मूला किया, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ डिवाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
अगर टेम्परेचर फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम है तो अगर हम इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें, यानी कि इस इक्वेशन को मैं इसको 1 नाम दे देता हूँ, इसको 2 नाम दे देता हूँ, 1 और 2 को कंपेयर करें यहाँ से, इसको भी मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। पहले एक टर्म आती है रो L डिवाइड बाई ए, यहाँ पे रो जो है इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। रो क्या है यहाँ पे, रजिस्टिविटी बोलते हैं, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हम इसको बोलते हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला बन गया, अब अगर हम इस इक्वेशन को 2 को और 1 को कंपेयर करें तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ जाएगा, L और A कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि एक M बचा है, N बचा हुआ है, E स्क्वायर बचा हुआ है और एक टाउ बचा हुआ है, तो ये हमारा रजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो अगर इसमें से चेक करें हम, रजिस्टिविटी किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, क्या लेंथ आया यहाँ पे, नहीं आया, तो इसका मीनिंग रजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी। दूसरा, क्या यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है फॉर्मूले में, नहीं है, तो इसका मीनिंग रजिस्टिविटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करेगी। तो डिपेंड किस पे करेगी, तो 2 फैक्टर रह गए अब, एक तो टेम्परेचर और दूसरा नेचर, यानी कि रजिस्टिविटी सिर्फ 2 फैक्टर पर डिपेंड करेगी। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी कि किस मटेरियल से बना है, नंबर डेंसिटी रह गया ना देखो, और एक टाउ रह गया, और टाउ रिलेटेड है टेम्परेचर से और एक डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे। तो ये 2 फैक्टर है जिसके ऊपर रजिस्टिविटी डिपेंड करती है, एक तो डिपेंड करेगी नेचर पे और दूसरी डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे। तो ये था हमारा एक पार्ट हो गया हमारा रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी से रिलेटेड। रजिस्टिविटी की यूनिट कर लेते हैं अब हम। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट हमारी जो है क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम लिखते हैं हम इसको, ओम, और इसके लिए सिंबल हम इस तरह से सिंबल बनाते हैं ओम के लिए। तो ओम जो है इसकी SI यूनिट है, तो 1 ओम जो आएगा दिस इज इक्वल टू V डिवाइड बाई I, V मीनिंग वोल्टेज, वोल्ट आ जाएगा 1 वोल्ट डिवाइड बाई 1 एम्पियर। मीनिंग क्या है, किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस 1 ओम होगी, कब 1 ओम होगी, अगर उसमें से 1 एम्पियर करंट मेंटेन करने के लिए 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़े, तब हम रेजिस्टेंस को बोलेंगे रेजिस्टेंस कितनी है मटेरियल की, 1 ओम रेजिस्टेंस है। तो ऐसी ही रजिस्टिविटी की यूनिट अगर निकाले, यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी की यूनिट, अब देखो रजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला बनेगा दिस इज इक्वल टू RA डिवाइड बाई L बनेगा, उल्टा हो जाएगा ना रिलेशन का। तो R होता है ओम, A मीनिंग एरिया मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर, A कैंसिल हो जाएगा, तो रो जो आएगा दिस इज इक्वल टू ओम, ओम मीटर आ जाएगा, ओम मीटर, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ओम मीटर। तो ये हमारी यूनिट आ गई है रजिस्टिविटी की यूनिट। हमने फैक्टर्स कर लिए, किस किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, रजिस्टिविटी किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ से हम डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हैं साथ में। रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा, अब वोल्ट जो होता है यानी कि पोटेंशियल, पोटेंशियल को लिख सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज और वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और डिवाइड में हमारे पास है करंट I। तो चार्ज को भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ये वर्क हो जाएगा, चार्ज को हम लिख सकते हैं I इंटू T लिख सकते हैं, इसको हम टाइम I इंटू T लिख सकते हैं, और एक I यहाँ पे, तो ये I का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो अगर हम यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला पुट करें, वर्क के लिए डायमेंशन होता है m की पावर 1, L की पावर 2, T की पावर -2, और एम्पियर के लिए आ जाएगा A का स्क्वायर हो जाएगा, और टाइम के लिए T की पावर 1 डिवाइड में। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इन फैक्टर्स को ऊपर लेके जाना है। तो m की पावर 1, L की पावर यहाँ पे 2 है, T की पावर ये भी ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और A की पावर जो आएगा वो -2 हो जाएगा। तो चेक कर लीजिए, ये आ जाएगा हमारा डायमेंशनल फार्मूला फॉर, किसके लिए आ गया ये, रेजिस्टेंस के लिए। ऐसे ही हम रजिस्टिविटी का निकाल सकते हैं, रजिस्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला। तो रजिस्टिविटी में हमें सिर्फ मीटर से मल्टीप्लाई करना है, तो m की पावर 1, L की पावर 2 की जगह कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे, और T की पावर -3 और एम्पियर की पावर -2।
तो ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा किसके लिए, सॉरी रजिस्टिविटी के लिए आ जाएगा, रो के लिए रजिस्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला हमारा ये आएगा। तो नेक्स्ट करते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म करते हैं ओम्स लॉ की। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की जो है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, हमें देखो रिलेशन हमें पता है, जो हमारे पास रिलेशन आया है यहाँ पे, वैसे तो हम करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन भी यूज़ कर सकते हैं इसको डिराइव करने के लिए। I = NEAVD ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर है यहाँ पे तो हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में राइट करेंगे, और I जो आएगा दिस इज इक्वल टू NEAVD की वैल्यू E/m इंटू टाउ। ये भी हमने पॉजिटिव वैल्यू पुट की है सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। तो E को हमने पुट किया था यहाँ पे V/L, तो इसमें वापस अगर पुट करें तो I की जो वैल्यू आएगी I = NE² AV/mL इंटू टाउ। कुछ रह तो नहीं गया, NE² हो गया, A आ गया, चलो सभी फैक्टर्स आ गए। और V को हम इधर लेके आए थे I/V, देन दिस इज इक्वल टू NE² AV/mL इंटू टाउ। ये फार्मूला हमारे पास आया था, और इसका जब हमने रिवर्स करके राइट किया तो हमारे पास ML/NE² A इंटू टाउ आ गया। ये फार्मूला है जिसको हमने क्या नाम दिया है, रेजिस्टेंस का नाम दिया है। ये जो टर्म है हमारी रेजिस्टेंस आई थी यहाँ से, तो मीनिंग ये जो टर्म हमारे पास थी इसको हमने रेजिस्टेंस का नाम दिया था। तो ये हमारे पास ओम्स लॉ यहाँ से हमने प्रूव किया था, लास्ट आर्टिकल में भी हमने ये किया है। ये गलती से राइट हो गया, ये V/I है, यहाँ पे करंट है। तो मीनिंग क्या है, अगर हम यहाँ से चले या ये करें या ये करें, या डायरेक्ट हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से शुरू कर सकते हैं। तो V जो आएगा V दिस इज इक्वल टू I को हम इधर ले जाते हैं ML/NE² टाउ, और ये हो जाएगा I/ में A फैक्टर यहाँ पे है, यानी कि V को हमने राइट किया था E इंटू L। ठीक है, तो ये L से L कैंसिल हो जाएगा एक तरह से, हमारा ML/NE² टाउ, और I/A को मैं अलग से लिखता हूँ, ये L से L कैंसिल हो जाएगा। अब जो इसमें ये जो टर्म आई है हमारी I/A, कौन सी टर्म है, I/A, करंट पर यूनिट एरिया, इसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी, करंट DENSIT डेंसिटी। और करंट जो हमने लिया था, करंट को हमने लिया था स्केलर क्वांटिटी, और जबकि करंट डेंसिटी को हम लिखेंगे J से राइट करेंगे हम इसको J, I/A को करंट डेंसिटी को, करंट डेंसिटी जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन आएगी, अगर मान लो कोई भी एरिया लेते हैं क्रॉस